हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वालिटी शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लाइमेटोलॉजी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की जो वीडियो का टॉपिक है दैट इज फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मूविंग एयर। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने समझ लिया था कि ट्रोपोस्फियर का हाइट इक्वेटर और पोल्स पे क्यों वेरी करता है और जो कन्वेक्शनल करंट्स है वो क्या होते हैं। अब याद रखिएगा, जब भी एयर मोशन में होती है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं जो मूविंग एयर है उसको क्या बोला जाता है, विंड बोला जाता है। अब ये जो विंड एटमॉस्फेयर में मूव कर रही है या जो ब्लो कर रही है, इस पे तीन तरीके के फोर्स लगते हैं। तीन फोर्सेस हैं जो विंड पे लगते हैं। उसमें से सबसे पहला फोर्स होता है आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, दूसरा फोर्स होता है आपका कोरियोलिस फोर्स और तीसरा फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम आज के इस वीडियो में इन तीनों फोर्सेस को डिटेल में समझेंगे। कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पीजीएफ क्या होता है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज कॉल्ड एज पीजीएफ शॉर्ट में, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब आप प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की बात कर रहे हो तो इट इज द बेसिक एक्टिवेटिंग फोर्स। अब आपके मन में डाउट आएगा कि एक्टिवेटिंग फोर्स मतलब क्या है। बेसिक एक्टिवेटिंग फोर्स मतलब ये है कि पीजीएफ विंड को बताता है कि उसको कहां से कहां ट्रैवल करना है। पीजीएफ स्टेट्स दैट विंड विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हमेशा याद रखना, विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। ये कौन सा फोर्स बोलता है, पीजीएफ। अब देखो ये बना हुआ है, दिस इज योर हाई प्रेशर, दिस इज योर लो प्रेशर। तो जहां पे भी हाई प्रेशर होगा वहां से विंड मूव करना स्टार्ट करेगी और लो प्रेशर की तरफ जाएगी। इफ इन केस कोई आपको पूछता है कि प्रेशर ग्रेडियंट को डिफाइन कर दो, है ना, तो प्रेशर ग्रेडियंट को किस तरीके से डिफाइन करा जाता है, देखिएगा। इसका डेफिनेशन मैं यहां लिख रही हूं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर with respect to distance is called प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, प्रेशर ग्रेडियंट बोला जाता है। अगर आपका प्रेशर चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ में तो आप उसको क्या बोलोगे, प्रेशर ग्रेडियंट। और वैसे ग्रेडियंट का मतलब अगर हम लिटरल मीनिंग में देखें तो ढाल या स्लोप होता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स में ये बोला कि जो विंड है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। आई होप आपको ये समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि लेट्स सपोज यहाँ पे कोई एक एरिया है जिसमें हाई प्रेशर है, देयर इज एन अनदर रीजन जहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर इसका हाई प्रेशर है तो हम इसको मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 1000 मिलीबार। एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। बीच में कुछ और प्रेशर्स होंगे, अलग अलग प्रेशर की वैल्यूज होगी। लो प्रेशर पे हम मान लेते हैं 500 मिलीबार, ये प्रेशर है। अब ध्यान से देखिए, जो बीच में अलग अलग प्रेशर की वैल्यूज होगी, ये कुछ प्रेशर की वैल्यूज है, और अगर इन सारे पॉइंट्स का प्रेशर सेम है तो मैं इस पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी और इन सबको ज्वाइन कर दूंगी, ठीक है। तो इस लाइन को मैं क्या बोलती हूँ, आइसोबार बोलती हूँ। क्या है ये, आइसोबार। तो आइसोबार इज अ लाइन which joins points which are having what, which are having same pressure, okay, which are having same pressure। तो ये क्या है, आपकी एक आइसोबार है। तो हो सकता है कि ये जो आइसोबार हो इसका कुछ प्रेशर 900 मिलीबार हो, मान लेते हैं, ठीक है। फिर बीच में कोई दूसरी आइसोबार होगी, उसका 800 मिलीबार होगा। सिमिलरली हम और प्रेशर लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज 700 मिलीबार, ठीक है, दिस इज 600 मिलीबार एंड सो ऑन। तो जब भी विंड मूव करेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, देखिएगा ध्यान से, जब विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है तो ये जो विंड है ये आइसोबार्स को परपेंडिकुलर क्रॉस करती हुई जा रही है। ये आपकी आइसोबार्स थी, देखो ये कितना एंगल बना रही है, इसके साथ परपेंडिकुलर एंगल बना रही है। As in wind is moving from high pressure to low pressure across the isobar in a perpendicular direction। और ये कह सकते हैं कि जहां पे आइसोबार्स बीच में होंगे ये इसको परपेंडिकुलर क्रॉस करती हुई चली जाएगी। अब एक चीज आप लोग याद रखिएगा, इफ इन केस
अगर ये आइसोबार्स बहुत पास पास होते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये बहुत पास पास है, क्लोजली स्पेस्ड है, ठीक है, तो अगर विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है तो इस केस में जो आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा दैट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो प्रेशर ग्रेडियंट स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब आइसोबार्स क्लोजली स्पेस्ड होंगे, मतलब क्लोजली पैक्ड होंगे, पास पास होंगे। अगर आइसोबार्स के बीच की डिस्टेंस दूर दूर हो जाती है और अगर विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है तो इस केस में जो प्रेशर ग्रेडियंट होगा दैट विल बी वीक। क्या होगा? वीक होगा। क्यों? क्योंकि आइसोबार्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, और जब आइसोबार्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा तो जो आपका प्रेशर ग्रेडियंट निकल के आएगा दैट विल बी वीक। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज अ बेसिक एक्टिवेटिंग फोर्स विच इनिशिएट्स द मूवमेंट ऑफ विंड। इनिशिएट्स द मूवमेंट ऑफ विंड मतलब इट सेज विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये कहानी थी आपके प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की। अब बात आती है कि कोरियोलिस फोर्स क्या है। काफी इंटरेस्टिंग फोर्स है। कोरियोलिस फोर्स हमेशा तब लगेगा जब एयर मोशन में होगी, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, अर्थ का रोटेशन अपनी एक्सिस पे, हम सबको मालूम है कि जो अर्थ है, अगर यहाँ पे सन है तो अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट, एट द सेम टाइम इट इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। अपनी एक्सिस पे भी ये कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से एक फोर्स है जो विंड के ऊपर लगता है, जिसको हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। तो सबसे प्रायर कंडीशन ये है कि अर्थ का रोटेशन होना चाहिए। एंड आप सबको मालूम है कि हमारी अर्थ कहाँ से कहाँ रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। अब सुनिएगा ध्यान से, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे पूछ रही हूँ कि आपको क्या लगता है कोरियोलिस फोर्स पोल्स पे ज्यादा होगा या इक्वेटर पे ज्यादा होगा? मैं भी इसी वीडियो में आगे आंसर बताऊंगी। अगर आपको आंसर याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। अब देखना, कोरियोलिस फोर्स की जब बात करते हैं तो कोरियोलिस फोर्स में हमने बोला कि भाई अर्थ का रोटेशन जरूरी है। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से जितने भी फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट है, या तो आप फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट बोल दो या फिर आप विंड बोल दो, जिसके ऊपर भी आप कोरियोलिस फोर्स लगा रहे हो वो बोल दो, इट अपीयर टू बी डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स ट्रू पाथ। वो क्या होता है, कोई भी बॉडी जब एटमॉस्फेयर में ट्रैवल कर रही है, अर्थ के सरफेस के आसपास ट्रैवल कर रही है अपर हाइट पे, तो वो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाती है अर्थ के रोटेशन की वजह से। अब आप लोगों को लगेगा कि मैम और अच्छे से बताओ, तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि लेट सपोज अगर आपको किसी ने बोला कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको एक बॉल थ्रो करनी है, ठीक है। जब आप पॉइंट ए से बी की तरफ बॉल थ्रोन करोगे, आप अर्थ के ऊपर हो, और अगर इन दोनों के बीच में अच्छा डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि अगर आप बहुत पास पास में फेंकोगे तो वो आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जब तक बॉल ए से निकलेगी और बी तक पहुंचेगी, ये जो बी पॉइंट होगा ये कहीं दूसरी जगह चला गया होगा। क्यों चला गया होगा? क्योंकि अर्थ तो कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है। तो जो आपने ए से लेके बी तक फेंका था, वो बी पॉइंट लेट सपोज आप यहाँ पे आ गया होगा और यहाँ पे कोई बी डैश, कोई न्यू प्लेस आ गई होगी, तो एक्चुअली में बॉल अब कहाँ जानी चाहिए? यहाँ बी पॉइंट तक यहाँ जानी चाहिए। तो इसी को समझाने के लिए फ्रेंच मैथमेटिशियन और इंजीनियर थे एक, जिनका नाम था गैस्पर्ड कोरियोलिस। क्या नाम था इनका? गैस्पर्ड कोरियोलिस। इन्होंने एक फोर्स इन्वेंट करा जिसको बोला कोरियोलिस फोर्स। इन्होंने ये बोला कि अर्थ के रोटेशन की वजह से जितनी भी फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक्चुअली में पाथ तो ये होना चाहिए था, बट ये कैसे ट्रेवल करेगा? ऐसे ट्रेवल करेगा, क्योंकि बी अब यहाँ पे नहीं रहा है। पहले बी यहाँ पे था, अब वो चेंज हो गया कोई दूसरी पोजीशन पे, और यहाँ पे कोई प्लेस आ गई होगी। तो अब जो तुम्हारी बॉल या जो भी तुम मिसाइल लॉन्च कर रहे हो या आप एरोप्लेन की फ्लाइंग की बात कर रहे हो, उसको अब इस पोजीशन पे जाना है। तो जब भी ट्रेजेक्ट्री डिसाइड करी जाती है मिसाइल्स की, एरोप्लेन्स की, तो उसमें कोरियोलिस फोर्स के कैलकुलेशंस को इंक्लूड करा जाता है। अदरवाइज जो आपका डेस्टिनेशन होगा आप वहां तक लैंड नहीं कर पाएंगे। सोर्स तो सेम रहेगा, लेकिन जो डेस्टिनेशन आपने डिसाइड करा है आप सही डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेंगे। तो कोरियोलिस फोर्स एक तरह का फोर्स है जो इस डिफ्लेक्शन के बारे में बात करता है। अगर आप लोग चाहें तो आप इसका डेफिनेशन भी नोट कर सकते हैं। देखिएगा, कोरियोलिस फोर्स states that because of Earth's rotation
because of Earth's rotation, all freely moving objects है ना, विंड भी हो गई आगे इसी में, all freely moving objects appear to be deflected from their true path. All freely moving objects appear to be deflected from their true path, and to account for this deflection, अब आप लिख सकते हो a French mathematician and engineer, physicist भी बोला जाता है इनको, invented a force called कोरियोलिस फोर्स. ठीक है, इन्वेंटेड अ फोर्स कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स. ये डेफिनेशन याद रखिएगा क्योंकि कोरियोलिस फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लैनेटरी विंड्स, मॉनसून, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, सब जगह कोरियोलिस फोर्स हमको पढ़ना पड़ता है और सब जगह बहुत काम आता है. अब देखिएगा नेक्स्ट उसमें कि कोरियोलिस फोर्स के अगर हम इफेक्ट्स की बात करें तो कोरियोलिस फोर्स तो आपने समझ लिया, इसके इफेक्ट क्या है. तो कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट को समझाने के लिए फेरल्स ने एक लॉ दिया जिसको बोला जाता है फेरल्स लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन. तो फेरल्स ने ये बोला कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नदर्न हेमिस्फीयर में मूव कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नदर्न हेमिस्फीयर में मूव कर रहा है तो वो अपने राइट में डिफ्लेक्ट होगा, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सदर्न हेमिस्फीयर में मूव कर रहा है तो वो अपने लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होगा. वो उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेफ्ट या राइट होगा. अब देखिएगा ध्यान से, कोरियोलिस फोर्स, जैसे मान लो अगर आप इसको कंसीडर करिए, ओरिजिनल डायरेक्शन क्या था, विंड का ऐसे था, लेकिन कोरियोलिस फोर्स की वजह से फेरल्स लॉ के जब हम इफेक्ट कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट देखते हैं तो इसने बोला कि ये जो विंड है भी इसके राइट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो जो चेंज डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा. गॉट इट. सिमिलरली अगर कोई विंड सदर्न हेमिस्फीयर में ऐसे जा रही है तो ये विंड अगर साउथ पोल की तरफ जा रही है तो इसके लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होगी, तो ये इसके लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी. ये रहा न्यू पाथ. गॉट इट. आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लेके कंसीडर कर सकते हैं. लेट सपोज दिस इज इक्वेटर. अगर मान लो विंड यहां से ओरिजिनेट हुई है और इधर जा रही है, अब नदर्न हेमिस्फीयर में मूव कर रही है तो नदर्न हेमिस्फीयर में ये अपने राइट में डिफ्लेक्ट होगी, तो ये ऐसे ना जाती हुई ये कुछ ऐसे चली जाएगी. गॉट इट. अब लेट सपोज सदर्न हेमिस्फीयर में विंड ऐसे जा रही है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये कैसे डिफ्लेक्ट होगी, लेफ्ट में. तो ये जो विंड जा रही है मतलब इसका सोर्स ये है, ये डेस्टिनेशन इसका इस डायरेक्शन में, तो ये इसके लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी. इसका लेफ्ट इज दिस. आप बहुत सारे ऐसे एग्जांपल बना सकते हैं. अब मान लो अगर विंड ऐसे आ रही है तो अब नदर्न हेमिस्फीयर में इसका राइट क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये ऐसे आ रही है तो इसका राइट इज दिस, एज इन दिस इज द न्यू पाथ. गॉट इट. सिमिलरली अगर एक और लास्ट देख लेते हैं, अगर विंड ऐसे आ रही है तो इसका लेफ्ट इज दिस. आई होप आपको समझ में आया होगा कि फेरल्स लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन की वजह से हम कैसे विंड का डायरेक्शन निकालते हैं कि वो कहाँ राइट जाएगी या लेफ्ट जाएगी. ओके. अब एक और भी चीज याद रखना, कोरियोलिस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होगा जब विंड की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी. अगर विंड की वेलोसिटी तेज है, मतलब अगर फास्टर मूविंग विंड से, तो वो उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी, और अगर विंड का वेलोसिटी कम है तो विंड कम डिफ्लेक्ट होगी. एज इन कोरियोलिस फोर्स उस पर उतना ज्यादा लगेगा जितना ज्यादा विंड का स्पीड होगा. एट द सेम टाइम एक रिजल्ट तो ये है, ये याद रखिएगा. दूसरा, कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ लैटिट्यूड. एंगल ऑफ लैटिट्यूड मतलब कि आपके जो लैटिट्यूड से आपको मालूम है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ तक वेरी करते हैं. तो अगर आप इक्वेटर पे बात करेंगे तो कोरियोलिस फोर्स 0 होता है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ लैटिट्यूड का, और इक्वेटर पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 0 बनता है. तो 0 बनने की वजह से कोरियोलिस फोर्स इज 0 एट इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट पोल्स. यही तो क्वेश्चन पूछा था मैंने अभी आपसे. अब आप लोगों ने जिसने भी आंसर याद था
उसका तो सही होगा। बाकी जिसको नहीं आता, याद रखना हमेशा कि कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पे 0 होता है, वेयर एज पोल्स पर मैक्सिमम होता है। वो इसलिए क्योंकि कोरियोलिस फोर्स के जब रिजल्ट्स निकाले गए हैं तो वो एंगल ऑफ लैटिट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। एट द सेम टाइम याद रखिएगा हमेशा कि इसको अंडू कर लेते हैं, ये रेज हो गया डायग्राम। हाँ देखिए, एट द सेम टाइम याद रखिएगा कि जो कोरियोलिस फोर्स होता है इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू पीजीएफ। अगर पीजीएफ मतलब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स अगर लग रहा है तो कोरियोलिस फोर्स उसके परपेंडिकुलर लगेगा। देखिए डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ। हमने बात करी है अभी यार जस्ट कि आइसोबार्स जो होंगे पीजीएफ उसके परपेंडिकुलर लगेगा। देखो सबसे पहला डायग्राम देखो, इसमें मिलेगा ये आपके आइसोबार्स है, ये 100 मिलीबार, ये 1004, ये 1008 मिलीबार, ठीक है। दिस इज योर हाई प्रेशर, दिस इज योर लो प्रेशर। तो ये जो आपको इस कलर में ये जो लाइन दिख रही है ये क्या है, आपकी आइसोबार्स है, ठीक है। अब पीजीएफ आपका देखो रेड कलर से मार्क है, ये पीजीएफ है। तो पीजीएफ अगर आप ध्यान से देखोगे तो आइसोबार्स आपकी हॉरिजॉन्टल है और पीजीएफ वर्टिकल है, मतलब उसके परपेंडिकुलर लग रहा है, हमने बात भी करी है। और सीएफ इसके भी परपेंडिकुलर लगता है। तो देखो यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर पीजीएफ ये लग रहा है तो सीएफ हमेशा उसके परपेंडिकुलर लगेगा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होती है, तो इसलिए कोरियोलिस फोर्स ये जो यहाँ पे एक्ट हो रहा है इट इज परपेंडिकुलर टू पीजीएफ, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स का याद रखिएगा, कोरियोलिस फोर्स को भूलिएगा मत। एंड ये मैंने आपको फेरेल्स लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन भी समझा दिया है। अब कोरियोलिस फोर्स में ये रहा, अगर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो कोरियोलिस फोर्स प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के क्या लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। अब ध्यान से देखिए, अगर आप नदर्न हेमिस्फीयर में हैं, नदर्न हेमिस्फीयर में और विंड का डायरेक्शन ऐसे है, तो विंड अपने कहाँ पे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट में, करवा दी ना राइट, ठीक है। विंड ऐसे जा रही थी, ये अपने राइट में डिफ्लेक्ट हो गई। तो हमेशा याद रखिएगा ये मेरा और आपका राइट नहीं है, ये उस विंड का या उस फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन होगा जिसमें उसने चलना स्टार्ट करा, ओके। अब आप लोग ध्यान से देखिए, जो मैंने भी आप लोगों को समझाया है, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कुछ और डायरेक्शन से आप लोग देख सकते हैं। जैसे मैं एक और बता देती हूँ, ये विंड नदर्न हेमिस्फीयर में ऐसे जा रही थी, सॉरी ये विंड ऐसे जा रही थी, तो ये अपने कहाँ डिफ्लेक्ट होगी, राइट में, तो इसका राइट क्या है, ये, ठीक है। तो ये जो डॉटेड लाइन से दिया है दिस इज दी ओरिजिनल डायरेक्शन, और डिफ्लेक्ट होने के बाद जैसे ये विंड अगर ऐसे जा रही थी तो ये अपने लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो डिफ्लेक्शन के बाद ये कुछ ऐसे जाएगी। हमने बात कर ली है, आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। अब एक मात्र फोर्स बचता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। आप लोगों को सबको मालूम है, हमारी एवरीडे लाइफ में हर जगह हम लोग फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करते हैं। फ्रिक्शन एक तरह का अपोजिंग फोर्स है, ठीक है। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स विंड के ऊपर लगेगा तो ये विंड की वेलोसिटी को रिड्यूस करने का काम करेगा। विंड की जो वेलोसिटी होगी सिटी रिड्यूसेस, क्यों होगी, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। देखो ध्यान से, ये आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है, ये आपका कोरियोलिस फोर्स है ना। अब विंड का डायरेक्शन क्या था, विंड पहले तो पीजीएफ के साथ इधर जा रही थी, बट कोरियोलिस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट होके ये रियल विंड इधर जा रही है, तो इसके जो अपोजिट साइड लगेगा दैट विल बी योर फ्रिक्शनल फोर्स। आपके मन में डाउट आ सकता है कि जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या है, तो हम आने वाली क्लासेस में समझेंगे जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या होती है। बाकी अभी के लिए आप लोगों को याद रखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। फ्रिक्शनल फोर्स एक तरह से विंड को रोकने का काम करता है, या जो विंड की स्पीड को अफेक्ट करता है, ओके। तो दिस वॉज द फोर्स जो हमको पढ़ना था विंड से रिलेटेड। शॉर्ट में मैं आपको वापस बता रही हूँ, हमने पीजीएफ देखा है, हमने कोरियोलिस फोर्स देखा है, हमने फ्रिक्शनल फोर्स देखा है। तो कभी भी विंड ग्लोब के ऊपर जब भी मूव करेगी तो साइमल्टेनियसली विंड के ऊपर 3 फोर्स लगते हैं। इन 3 फोर्स लगने के बाद ही आपके विंड का डायरेक्शन डिफाइन होता है कि वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, ओके। प्लीज़ आप लोग अच्छे से रिवाइज करिएगा लास्ट कंटेंट भी। मैं आपसे जल्दी ही दूसरे वीडियो में मिलूंगी। टिल देन गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।